अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ आपको खुश आमदीद कहता है। हस्बे रवायत जिस तरह कल हमने आपसे बात की थी कि हम आज भी आपको लाइव स्टॉक में होने वाली बेकायदगियों, बदउनवानियों और करप्शन के हवाले से बताएंगे। और प्रोग्राम शुरू करने से पहले कैसर साहब एक शेर जो है वो ख़ास तौर पे इसलिए मैं पढ़ना चाहता हूँ कि हमने जो 2 दिन प्रोग्राम किया है उस पर कुछ लोग जिनको दुख हुआ, जिनको तकलीफ हुई, जिनको दर्द हुई, या वो लोग जिनकी करप्शन बेनकाब हुई, तो उन्होंने मुख्तलिफ नंबरों से टेलीफोन करके लोगों से उन्होंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, इसका आपको नुकसान भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि वो प्रोग्राम जो है वो शुरू करने से पहले कम से कम उनके लिए ये शेर जो है मेरी और आपकी तरफ से उनको चला जाए कि पंजाबी का शेर है, कुछ उंज भी रावां औखियां सन, कुछ गल विच गमां दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कोई सानू मरन दा शौक भी सी। ते गल ये कि असी ते कैसर साहब इंशाअल्लाह ताला इस सच दी राह दे उत्ते चलदे रहांगे और असी पिछे नहीं हटांगे। असी दोबारा उस मौजू दे उत्ते आने कि मैं बताना चाहता हूं ये कि बहादुर नगर फार्म पर राना अब्दुल वाहिद, जिसके बारे में आप आगे डिटेल भी बताएंगे, ये मिल्क रिकॉर्डर है और इसने वहां पर जाती बकरियां रखी हुई हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर सरकारी चारा खिलाया जा रहा है। और फार्म के पास एक सरकारी स्कूल है, उसमें भी इन्होंने अपनी जाती बकरियां रखी हुई हैं। इसी तरह एक डॉक्टर रशीद जो के रिसर्च अफसर ज़राअत हैं, मुझे समझ नहीं आती कि उन्होंने स्टोर का चार्ज क्यों संभाल रखा है। और गुज़श्ता साल जब जबी की नीलामी हुई तो 1850 रेट लगा, मगर उन्होंने अपने चहेतों को कम कीमत पर देने के लिए वो नीलामी मनसूख कर दी और 3 बार नीलामी के बाद अब कोई उस जबी को 1300 रुपए पे लेने पे भी तैयार नहीं। इसी तरह फार्म पर सबज चारे की लूट मची हुई है और हुकूमत के जानवरों को कम चारा देकर कमजोर किया जा रहा है और बाकी चारा जो है वो बेच दिया जाता है। इसी तरह कैसर साहब राना शाह साहब हैं जो दूसरे इदारे में काम करते हैं मगर सारा दिन चाय के वक्त आकर बहादुर नगर फार्म में बैठे रहते हैं। आप देखें कि कल हमने 2 दिन भी ये प्रोग्राम किया है, आप नाज़रीन को बताएं कि असल में हो क्या रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच शुरू किया और आपके सामने आज हमारा तीसरा दिन है लाइव स्टॉक के उन लोगों के बारे में जो शुत्र बेमुहार हैं, जिनके ना कोई उनको पूछने वाला है और जेबें गर्म करते हुए लोगों को लूटते हुए आम आदमी का पैसा अपनी जेबों में डालकर चारों तरफ से लूट मार मचाई हुई है और अपने घरों में छुट्टियां लेकर साल 2-2 साल 3-3 साल से 4 साल की ड्यूटी और 3 साल की छुट्टियां और अपने बड़ा रिकॉर्ड उस हवाले से बताया ना आज भी जरा। अच्छा, मैं आपकी एक बात जो अभी आपने थोड़ी देर पहले कही कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इतना बड़ा ऑफिसर है और इसने साथ में अपने पास जो रखा हुआ है उसका स्टोर का जो चार्ज है, यानी कि वो स्टोर कीपर बनना उसने मुनासिब समझ लिया। अब स्टोर कीपर भाई मेरे दुरानी साहब, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? स्टोर में तो सारा कुछ होता है। अब स्टोर अगर कीपर का मतलब ये है, स्टोर के ऊपर जो सिक्योरिटी गार्ड बैठ गया जिसके हाथ में स्टोर की चाबियां दे दी गई, कुंजियां उसको पकड़ा दी गई, वो तो बादशाह सलामत है। और आप क्या समझते हैं वो अपनी बादशाह से हटना मुनासिब समझेगा? एक बंदे को दुनिया की हर चीज जो है इस लाइव स्टॉक के सिलसिलों के जितना भी स्टॉक है वो सारा तो स्टोर के अंदर है, ठीक है। और तो स्टोर की चाबियां उसको मिल जाना, वो लानत भेजता है उस अपनी अफसरी के ऊपर जो उसके और स्टोर के दरमियान में है या आड़े है। वो स्टोर कीपर बनना ज्यादा मुनासिब समझेगा, जबकि उसको कहा जाए कि तुम 18वें ग्रेड के अफसर हो, 17वें ग्रेड के अफसर हो। इस बात को कोई भी बुराई नहीं है, उसको पता पैसा ज्यादा नजदीक है। वो क्या कहते हैं कि रब नेड़े के कसों नेड़े, तो ये भाई उनके नजदीक जो है ना वो स्टोर है, वो और स्टोर में लगी हुई वो चीजें जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनकी जेबें भरनी है और पैसा देना है। दुरानी साहब, मैं बात करना चाहूंगा, आपने रिकॉर्ड की बात की तो मैं भी कुछ रिकॉर्ड आपके सामने लाना चाहूंगा कि अब्दुल वाहिद मलिक, जी हाँ, मिल्क रिकॉर्डर, जिसकी आपने थोड़ी देर पहले भी बात की कि मिल्क रिकॉर्डर भी होते हैं जो कि दूध का रिकॉर्ड रखते हैं। हम ये उन साहब की बात करें, ये अब्दुल वाहिद मलिक साहब हैं। 1/11/90 को ये मुलाजिम हुए, इन्होंने जॉब किया, जॉब इन्होंने ली तो उसके बाद इन्होंने 7/6/92 यानी कि 2 साल बाद इन्होंने 1 माह की छुट्टी ले ली। ठीक है, पिछली दफा भी मैंने काफी सारा डाटा दिया था कि कितने कितने सालों की इन्होंने महीनों की छुट्टियां गुजार कर अपने घरों में अपनी चारपाइयां और बेड तोड़े हैं।
तो ये 7/6/92 को इन्होंने 30 दिन की छुट्टी ली। उसके बाद 26/4/94 यानी कि फिर 2 साल बाद इन्होंने 30 दिन की छुट्टी ले ली। उसके बाद 5/6/94 को ये गैर हाजिर हो गए, बगैर बताए चले, इनको पता ही कोई नहीं कहाँ गए साहब, कोई पता कोई नहीं है। 94 के बाद ये नमूदार हुए 97 में। 2/5/97 को इन्होंने 10 दिन की फिर छुट्टियां ले ली। उसके बाद 14/9/99 को इन्होंने 15 दिन की फिर छुट्टियां ले ली। उसके बाद 26/9/98 को इनकी इंक्वायरी एक्सटेंड हो गई कि लो जनाब आओ जी छुट्टियों वाले हो, जरा सामने तो आए, आप छुट्टियां कर करके ये छुट्टियां गुजारते कहाँ हो? ये बात तो मुझे भी आज तक नहीं समझ आ सकी। उस दिन भी आपने बताया था कि भाई ये बाहर के मुल्क चले जाते हैं, वीजे मुफ्त, टिकटें मुफ्त, पैसा मुफ्त, पूरी फैमिली है सारे बाहर बिठाई हुई है और ये मजे लूट रहे हैं वहां पर भी जाकर। उसके बाद जनाब 11/2/99 को इन्होंने फिर 30 दिन की छुट्टी ले ली, हालांकि इनकी इंक्वायरी चल रही थी। जी हाँ, इनको कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं, इंक्वायरी होती रहे, चलती रहती, कोई मसला नहीं है। पॉलिटिशियन इनके पीछे हैं, MNA MP है, इनके हाथ लंबे। भाई जिसके घरों में दूध जाएगा, जो मिल्क रिकॉर्डर है, जिसने दूध की रिकॉर्डिंग करनी है, दूध का रिकॉर्ड रखना है, वो 100 लीटर से उठा के 50 लीटर ले जाएगा, तो किसी का क्या पता चलता है क्या होता है क्या नहीं होता। आज तो आप ध्यान दें 60 रुपए दूध जो है वो बिक रहा है लीटर के हिसाब से। 11/30/99 को इन्होंने 30 दिन की छुट्टियां ले ली, फिर एक माह की छुट्टी ले ली। 17/5/2001 को इन्होंने फिर 15 दिन की छुट्टियां ले ली। 28/12/2001 को इन्होंने फिर 30 दिन की 1 महीने की छुट्टी ले ली। भाईजान इतनी छुट्टियां अगर मुझे मेरे अदारे में मिले ना, तो मैं यकीन करूं कि इतना काम करूं मैं कि मैं दूसरे जगहों पर भी कहीं ना कहीं काम करके कुछ पैसा वैसे कमाता रहूं। तो 2/2005 को इनको 17/2/2005 में इनके ऊपर बदनवानी की इंक्वायरी जो है ना वो स्टैंड हो गई। अब ये है इनका रिकॉर्ड, अभी आगे भी बहुत सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन इसके दौरान दुरानी साहब 13/6/2005 को इन्होंने 35 दिन की छुट्टियां की। 21/11/2005 को इन्होंने 7 दिन की फिर छुट्टियां ले ली। 13/1/2006 को इनको शोकॉज नोटिस जारी हो गया, जो इनकी इंक्वायरी हो रही थी। ठीक है जनाब। उसके बाद 2/2/2006 एक्स पाकिस्तान शोकॉज। अब एक्स पाकिस्तान शोकॉज जो है, इसकी थोड़ी सी आप जरा वजाहत करें, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा ये, ताकि बात ये है कि ये लोग जो हमारे ताकतवर लोग होते हैं ये बैरून मुल्क चले जाते हैं। ठीक, दरखास्त ये देते हैं कि हमने हज के लिए जाना है, हमारा बेटा जो कि अमेरिका में या लंदन में पढ़ रहा है उसकी वहां पर तकरीब है, हमने वहां पर उसमें शिरकत करनी है। लेकिन बंदा पूछे कि कोई ना कोई तो बता ही देता है ना, लेकिन उसके बताने का फायदा कोई नहीं है। बताने का कैसे सब इसलिए फायदा क्यों नहीं है कि उनको शोकॉज हो, उनको टर्मिनेट कर दिया जाए, उनको डिसमिस कर दिया जाए। भाई बड़ी बड़ी कलगियों वाले बड़े बड़े जनाब यहाँ पर जो अजदहे बैठे हुए हैं, जो फनियर साहब हैं, फनियर, और वो फनियर साहब वो हैं जो कि हमारे सियासतदान हैं। वो सियासतदान जो हैं उनके घर का खर्चा, उनके जो वहां पर वोटर आते हैं उनका खर्चा यही लोग तो उठाते हैं। तो कैसे वो इनको जाने देंगे? सही बात, सही। देखिए दूध आता है, चाय बनती है, खाना बनता है, देगें पकती हैं वोटरों के लिए, तो वो ये कहां से पूरा करते हैं? सियासतदान तो जो है वो तो अपनी जेब से 2 रुपए लगाने को तैयार नहीं है। खुदा न खास्ता अगर सियासतदानों का 100 रुपया लग जाए तो उसकी कोशिश होती है ये 100 की बजाय 10 लाख वापस उनके घर आए। अच्छा, कई दफा ऐसा भी देखने में आया है दुरानी साहब, एक्स पाकिस्तान लीव तो इन्होंने ले ली, वो तो चलो एक अलग सिस्टम हो गया। कई लोग ऐसे भी हैं जो बताते ही नहीं है, वो छुट्टियां लेके साबित करते हैं कि वो पाकिस्तान में है, लेकिन वो बैरून ममालिक चले जाते हैं, वहां जाकर भी वो काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक, वो साल 2 साल वहां पे काम करते हैं, वहां से खूब रुपया कमाते हैं डॉलरों की सूरत में, यहाँ आकर फिर गबन शुरू हो जाते हैं। ये मिले होते हैं ना आपस में, और इनको पता होता है यहाँ पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा सर, उसके बाद 9/2/2010 को इन्होंने ये 14/12 देखें, इसके बाद इनको 6/10/2006 को इनको शोकॉज नोटिस मिला। जी जी। 10/2006 को इन्हें मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। ये आप बता रहे हैं फारिग कर दिया गया, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने बता तो दिया नाज़रीन को फारिग कर दिया गया, क्या ये वाकई फारिग हो गए कि अब भी वहीं पर हैं? दुरानी साहब अगली बात भी सुनिए
10/2006 9/10/2006 को मुलाजमत से फारिग किया गया। जी जी। 14/12/2006 कितना वक्त बचा जी इसमें? 2 माह का तकरीबन। 2 माह के अंदर अंदर इन्हें फिर दोबारा बहाल कर दिया गया। देखो ना, मैंने तो पहले ये कहा था ये उनको तो वजीर आला पंजाब भी जो है वो नहीं मुलाजमत से हटा। सॉरी कि मेरे तबीयत ठीक नहीं है, खांसी है, गला बहुत बुरी तरह से खराब है, लेकिन ये करप्शन, ये जो मेरे मुल्क का पैसा लूट रहे हैं, ये जो मेरे मुल्क को दिवालिया करने पर तुले हुए हैं, ये ऐसे नाम नेहाद जो ऑफिसर बैठे हुए हैं, इनका कच्चा छटा जो है ना वो सामने लाना मेरा फर्ज बनता है। इस ड्यूटी में तबीयत खराब हो, चाहे कुछ भी हो, खांसी आ रही हो, वट मैं अपनी जो हमें देखने वाले हमारे नाजरीन है उनसे माजरत कर लूंगा कि शायद वो डिस्टर्ब हो रहे हो इस बात से, लेकिन इस बात को सामने लाना, ये सच बोलना जो है ये हमारी ड्यूटी और हमें ये हम बोलते रहेंगे। जनाब 14/12/2006 को इनको दोबारा बहाल कर दिया गया। इनके हाथ जहां से आप अंदाजा कर लें 2 महीने के अंदर अंदर बहाल हुए। 9/2/2007 को इन्होंने जनाब फिर 60 दिन की छुट्टियां कर ली। अच्छा, बहाल होने के बाद फिर मौज मस्ती, 60 दिन की फिर छुट्टियां। उसके बाद सर 5/12/2007 को इन्होंने 17 दिन की छुट्टियां कर ली। फिर 8/5/2008 को इन्होंने 50 दिन का इकट्ठा जंप मारा, 50 दिन की फिर छुट्टियां कर ली। अच्छा, उसके बाद 25/10/2008 को इन्होंने 15 दिन की छुट्टियां की। 19/11/2008 को इन्होंने फिर 15 दिन की छुट्टियां की। 28/9/2009 को इन्होंने 90 दिन की फिर छुट्टियां कर ली। ठीक है, ये है इनकी सूरत-ए-हाल। 4/4/2011 को इंक्वायरी हुई, सरकारी काम में मुदाखलत करने की इंक्वायरी हुई, ब्लैक मेलिंग की इंक्वायरी हुई, यानी कि उनका सरकारी गवर्नमेंट को इतने अरसे के बाद याद आया, गवर्नमेंट के सेक्रेटरी साहिबान को, ऊपर वाले लोगों को, अरबाब इख्तियार को, जिनको ये पैसा खिलाते थे, जिनसे ये पैसा खाते थे, उन लोगों के इतने अरसे के बाद जाकर याद आया कि भाई इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए। ये सरकारी लोग सरकारी काम में मुदाखलत कर, क्या वो इंक्वायरी जो है वो स्टैंड की या नहीं? देखें, इंक्वायरी स्टैंड, अब इसका जो हशर हुआ है वो तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर क्या सूरत-ए-हाल बनी कि इनकी जो इंक्वायरी थी ना, इंक्वायरी तो स्टैंड हो गई, ठीक है, इंक्वायरी लग गई, उन्होंने कहा जी इनके लिए इंक्वायरी करें, और जब इंक्वायरी की सूरत-ए-हाल सामने आती है तो आप भी जानते हैं कि ऐसे लोगों के साथ इनकी इंक्वायरी कहां जाती है और क्या होता है। लेकिन ये मैं जरूर बताना चाहूंगा, आपसे यही बात करना चाह रहा था कि जब आप ये देखें कि इतना अरसा इन्होंने इतनी छुट्टियां की, बर्खास्त हुए, बहाल हुए, बर्खास्त हुए, बहाल हुए, और उसके बाद फिर छुट्टियां ली, इसके बाद इनकी इंक्वायरी फिर स्टैंड, उनको याद आ गया अचानक यार इसकी इंक्वायरी दोबारा की जाए। ये तो सरकारी मामला में मुदाखलत कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। कैसे साहब, जिस तरह आप बता रहे हैं कि एक तरफ तो वो लोग हैं जो कि छुट्टियों में रहते हैं, और एक तरफ में एक डॉक्टर इशफाक साहब हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं कि वो वहां पर हैं, छुट्टी नहीं लेते, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, और उनका वेटनरी असिस्टेंट और अटेंडेंट जो है वो उनकी जगह वहां पर काम करता है, यानी कि डॉक्टर की जगह पर एक कंपाउंडर काम करता है, वो काम करता है। और देखिए ना, उनको सबसे बड़ा ये वहां पर बेनिफिट हासिल है कि वो हैं वहीं पर, लेकिन उनका असिस्टेंट जो है ना वो उनके लिए काम कर रहा है। अगर उस असिस्टेंट के हाथों से कोई मौतें शोतें वाकया हो जाए, कोई बात नहीं, भैंसें मार रही है ना, गाय मार रही है, कोई ऐसा जानवर मार रहे हैं, जानवर मार रहे हैं, तो इंसान मार दिए जाते हैं, इंसान मार दिए जाते हैं, कुछ नहीं बनता। अब मैं एक और साहब हैं जो कि आजकल एक और कैसे साहब कादराबाद फार्म में जी, वो कादराबाद फार्म में तैनात इस वक्त सुप्रिंटेंडेंट हैं डॉक्टर नियाज अली नाज जी। ये न्याजें देने के बड़े पाबंद हैं। अच्छा, ये ब्यूरोक्रेसी को, सियासतदानों को इस किस्म की न्याज देते हैं कि वो न्याज खाने के बाद जो है ना वो बंदा इनका गर्विदा हो जाता है। दुरानी साहब, मैं समझा ये शायद अल्लाह की राह में न्याज देते हैं। देखिए, ये वो अल्लाह की राह में ही है ना। जिस सियासतदान के घर में दूध जाएगा और ईद पे बकरे जाएंगे, भैंसें जाएंगी, तो वो तो दुआएं देगा ना। ये नजर न्याज देने के ये मार है। अच्छा, ये जब बहादुर नगर फार्म पे तैनात थे तो इनकी दौरान तैनाती ये फार्म बर्बाद होकर रह गया, कादराबाद का जी नहीं, बहादुर नगर का, बहादुर नगर। और अब जब ये कादराबाद गए तो अब आप उसका अगर हुकूमत पंजाब के जो आला काम है वो इस बात की तहकीक करें तो उन्हें पता चलेगा कि जनाब डॉक्टर नियाज अली नियाज साहब जो है ये जब बहादुर नगर थे और अब जब वो कादराबाद हैं तो वहां पर जाने के बाद किस तरीके से ये बर्बाद हुए। हाँ, एक और मजे की बात आपको इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर जी, मैं वो वही कैसे सब आपको बताने लगूं, बड़ी अहम बात कि वहां पर एंटी करप्शन के एक सर्कल अफसर हैं।
अच्छा, जो कि इंस्पेक्टर हैं। आपको पता है इंस्पेक्टर तो बहुत बड़ा अफसर होता है, यहाँ तो स्पाई मान नहीं है, तो हो एंटी करप्शन का और हो भी एंटी करप्शन का, और ऊपर से सर्कल अफसर हो, उकाड़े जैसा शहर हो। तो वहां पर क्या सर्कल अफसर जो इंस्पेक्टर अनवर है वो साहब, इंस्पेक्टर अनवर है या अनवार है? ये मेरा ख्याल है अनवर है। अनवर ही है जी, ये अनवर है। मेरी इनसे बात हुई थी एक दो दफा। जी जी, कोई इसी तरह का कोई मामला था, मुझे सही तरह से याद नहीं। ये उकाड़ा में होते हैं जी, उकाड़ा में जी। अच्छा, ये कैसे साहब, इनका एक बहुत बड़ा के बड़े नफीस आदमी है ये। अगर कमरे से बाहर निकलते हैं, बाजार भी जाना होता है ना, तो इनके पास एयर कंडीशन जो डाला है ना वो लाइफ स्टॉक का होता है। गुड। इन्होंने अगर बच्चों को सैर पे भेजना है तो एंटी करप्शन की गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं। इनके घर तमाम तर अनाज, उसके बाद गोश्त और तमाम जो चीजें यानी मज़ारों से लेके गाय भैंसें ये वो सारी की सारी जो है ना वो लाइफ स्टॉक के अफसरान जो है ना वो इनको फराहम करते हैं। ठीक है। तो फिर आप मुझे बताएं कि जब इंस्पेक्टर अनवर साहब जो एंटी करप्शन के हैं, अब जब अगर पता चल जाता है यहाँ डीजी को या डायरेक्टर को किसी को, तो वो फिर आपको पता ही है कि कौन एक्शन लेगा। जब लाइफ स्टॉक की गाड़ियां जो हैं वो एंटी करप्शन के लिए इस्तेमाल हो रही होंगी, तो फिर आप बताएं कि क्या आप मुझे बता रहे थे कि वो बहादुर नगर की जो जगह है उसके हवाले से और खानदानों के हवाले से, वो तो नाजरीन को बताइए। देखिए दुरानी साहब, जो बात अभी आपने की है ना ये इंस्पेक्टर अनवर के हवाले से, देखें सबसे पहले तो आपने खुद ही कहा है कि ये एंटी करप्शन का एक सर्कल ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है। भाई मेरे, अगर वो इंस्पेक्टर उन गाड़ियों पे नहीं बैठकर जाएगा तो उस पे आप बैठ के जाएंगे। ये तो उसका हक बनता है ना भाई मेरे। उसने अगर 2-4 गाड़ियां इस्तेमाल कर ली हैं, बच्चों को ले जाता है, इधर उधर घूमने चला जाता है, तो कौन सी आग लगी यार। और वैसे भी नियाज साहब तो नियाज देने के माहिर। देखिए हमारे वजीर आला के भी तो आगे पीछे, शहबाज शरीफ के आगे पीछे जो है ये जो एलीट फोर्स है, एलीट फोर्स गरीबों के लिए कोई नहीं है, एलीट लोगों के लिए है। ये आगे पीछे 100 लोगों का मजमा होता है, वो भी तो लेके फिरते हैं ना। तो भाई मेरे, इंस्पेक्टर अनवर भी तो इसी दुनिया का बासी है, इसी गवर्नमेंट में काम कर रहा है जी। तो लेने दें बेचारे को, थोड़ा सा तो हासिल है ना उसका कि वो इस मुल्क को थोड़ा बहुत वो भी लूट ले, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, मैं बताना चाह रहा था कि बहादुर नगर का जो वहां पर जगह है ना वो है 1180 एकड़। अच्छा, 88 खानदान जो है वो वहां पर काम करते हैं। ठीक है जी। 3,77,600 रुपए उसका रेवेन्यू दिया जा रहा है। सिर्फ 3,77,000? सिर्फ 3 लाख की बात करते हैं भैया। इसके ऊपर की जो अमाउंट है ना वो तो वो उनके पास है। वो देते नहीं, वो अलग बात है, लेकिन है तो करोड़ों में। सरकारी खजाने में, आपके सरकारी खजाने में 3,77,600 रुपए जाता है। वैसे तो अरबों रुपया जो है उनके पास मौजूद है। अच्छा, वो अगर नहीं सरकारी खाने में वो नहीं देना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है ना, वो बड़े लोग हैं, उनका अपना हक है इसके ऊपर। और फिर कादराबाद जो है वो 317 एकड़ जगह है। अच्छा, वो भी 3, ठीक है जी। 21 खानदान जो है उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है जी। 3,44,714 रुपए रेवेन्यू दे रहे हैं जनाब। क्या बात है सर, बहुत रेवेन्यू है। इस रेवेन्यू से तो पूरा मुल्क तरक्की कर सकता है। देख लें, बहुत रेवेन्यू। बल्कि जो रेवेन्यू उन्होंने रोका हुआ है ना, अगर वाकई वो रेवेन्यू दे दिया जाए तो तरक्की फिर वाकई पाकिस्तान की होगी। ये नाज़रीन को बताएं कि ये कौन से, मेरा ख्याल है कैसे साहब कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें बताया गया है कि गुज़श्ता साल जो था वो राशन की पैदावार 2575 टन थी जब वहां पर डॉक्टर रशीद और वहां पर मुनीर साहब तैनात थे। और अब जो आए हैं वहां पर डायरेक्टर साहब, उनके आने के बाद वो 2575 टन से सिर्फ 1960 टन रह गई है। उस दौर में स्टडी टूअर्स जो थे वो 956 थे। अच्छा, यानी वो लोग तरबियत देने के लिए, और अब जो है वो सिर्फ 488 रह गए। अच्छा, ये वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये वही डॉक्टर रशीद हैं जिन्हें पकड़ के FIA ने अंदर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो शरीफ आदमी है जी, जो शरीफ आदमी। लेकिन नहीं, वो मुजरम है। वो मैं तो, आप क्यों नहीं शरीफ कहते हैं भाई यार। देखे ना, जो आदमी एक नेक नीति से काम करे, गैर कानूनी जो है वो मुलाजमतों से रोके, जो चारे की चोरी को रोके, जो शख्स जो है बाहर मिल्क जो दूध जाता है एंटी करप्शन वालों को। अब आपको पता है एंटी करप्शन वालों ने क्या किया खिलाफ? एंटी करप्शन के ये अनवर साहब जो है, इन्होंने बाकायदा तौर पे उनको धमकी दी। अच्छा। कैसे साहब? और उनको ये कहा कि अगर दूध जो है वो बाकायदगी से मेरे घर नहीं आएगा तो फिर तुम देख लेना, मैं सर्कल अफसर हूं
और उसके बाद वही हुआ। अब आप ये देखें कि गुज़श्ता साल 21 एजुकेशनल फिल्में दिखाई गई, जबकि अब सिर्फ 4 है। और जिसका आप जिक्र कर रहे थे मिल्क रिकॉर्डर का, राना अब्दुल वाहद का, उसने अनमोल वंडा राशन जो है वो 2575 टन सालाना जो था, उसमें आज 1960 टन की कमी वाक़या हो गई है। इसी तरह जानवरों की पैदाइश के हवाले से आप मुझे कुछ बता रहे थे। दुरानी साहब, बात यह है कि ये शख्स जिसका आपने अभी ये बात की है, जिसका पहले मैंने जिक्र किया था, उसके बाद अभी आपने उसका बताया है कि देखें क्या सूरत हाल है। एक शरीफ आदमी जिसको पकड़ पकड़ के अंदर दिए चले जा रहे हैं, उसके वो इसलिए उसको अंदर दे दिया गया है कि वो अदारे को बचाना चाह रहा था। आज अदारा वही जो है वो रुल रहा है, उस अदारे का बेड़ा गर्क हो गया हुआ, लेकिन उस आदमी को कोई नहीं पूछ रहा। नहीं ना, वहां पर डॉक्टर आमर मुनीर वहां पर तैनात थे, डॉक्टर रशीद वहां पर डायरेक्टर थे, आमर मुनीर गालबन वहां पर सुपरिटेंडेंट थे, उसके बाद एक यूनुस साहब वहां पर तैनात थे। ये जो 6-7 लोग तैनात थे, इन्होंने बहुत बड़े जुर्म किए। ये अच्छा, उसके बाद ये जो आपने बताया कि 1960 टन टोटल रह गया, जी हाँ, पहले कुछ था, अब क्या हो गया, कहाँ नीचे ग्राफ गिरा है इसका। मैं इसके हवाले से बताना चाहूंगा कि जानवरों की पैदाइश की क्या सूरत हाल है वहां पे। देखिए, जानवरों की पैदाइश के हवाले से साहिवाल गाय और नीली रावी भैंसों की शरह अमवात बढ़ गई। अब ये शरह अमवात कैसे बढ़ गई? क्या वो वाकई मर गई या के मुझे कोई, यानी कागजों में मरी या हकीकत में मर गई? ये जो बात आपने की है ना, ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन कागजों में तो भाई वो साहिवाल की गाय और नीली रावी भैंसों की शरह अमवात जो है वो बढ़ गई। कागजों में तो मैं ये जानता हूं। अब उनकी कहां कहां कबरें, किसके घर में बनी, किसकी कोठी में बंद गई, किसके कहां चली गई, वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर गाय तो सुना है काफी, नीली रावी भैंस जो है और साहिवाल की गाय, ये तो बड़ी मशहूर है, बहुत मशहूर और महंगी है, बहुत मशहूर है। अच्छा, महंगी भी है? नहीं, फिर तो मरना लाजमी है ना, फिर तो इनको चाहिए था कि सारी मार देते। वही तो मैं, सारी मर गई, ऑलमोस्ट सारी मर गई ना। आपको अब साहिवाल की गाय और नीली रावी जो है वो मिलेगी नहीं, बहुत कम, कहीं कहीं शायद इनके घरों में मिल जाए। वहां तो ढेर लगे होंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी बात करते हैं। अच्छा, जो टारगेट 7 करोड़ 35 लाख का दिया गया था, जी जी जी, सिर्फ 3.5 करोड़ रह गया, सिर्फ 3.5 करोड़ रह गया भाई मेरे। 7 करोड़ 35 लाख का दिया गया टारगेट, सिर्फ 3.5 करोड़ रह गया है। नहीं तो ये यार मैं हैरानगी की बात है कि 7.5 तकरीबन 7.5 करोड़ कहा, 7.5 करोड़ और कहां पर अपना 3 करोड़। ये तो बड़ी वैसे हैरत की बात है। अच्छा, इससे अगली बात आपसे ये करूंगा कि पहले दूध की पैदावार जो थी ना वहां पर, जी जी, वो 6,80,000 थी। अच्छा, ठीक है, अब इंतहाई कम हो चुकी हुई है, ये अब कहीं नीचे जा चुकी हुई है। बहादुर नगर फार्म पर तैनात डायरेक्टर डॉक्टर फयाज सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, वो बिल्कुल जी, जिनके यहाँ पर वो मेरे ख्याल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बिल्कुल वहां पर उनकी कोठी है। आप सही, और वहां पर, जी हाँ मैं समझ गई, उस कोठी में उन्होंने नहीं वो नीली रावी रखी हुई है, जेन में रखिएगा उस अच्छा, अच्छा, शहर में नहीं, वो तो देखे नहीं, डायरेक्टर है, मालिक है, जमीन आसमान के मालिक है। वो फार्म हाउस अलग है, जी हाँ, वो फार्म हाउस अलग है जहां पर इस तरह के रखी जाती है। नाज़रीन, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? सर, सरवर उजरा शाम की उकाड़ा। सरवर साहब फरमाइए, क्या कहेंगे आप? कैसर अली शाह साहब, दुरानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, गुजारिश है अच्छा मेरे भाई, अपने टीवी की आवाज जो है वो बंद कर लें। उखाड़े जनाब फरमाने पैने भी एंटी करप्शन है ना जी, फरोगे करप्शन है, महकमे का नाम रखना चाहिए। फरोगे करप्शन, हाँ जी, ये सारा आवे का आवे बिगड़िया है। मेरी 3 दफा दरखास्त आई है महकमे जंगलात के खिलाफ। जी जी, तो जनाब वो तो महकमा सारा ही खा गए जंगलात। मेहरबानी तुझे शुरू किया उकाड़ा, तो सारा उकाड़े भी साफ करो। महकमा फ्रेश जो उकाड़ा ने अरबा रुपए की करप्शन है, एंटी करप्शन च जो उकाड़ा है ना अपना फ्रेश जंगलात, करोड़ा रुपए की करप्शन हुई है। तो 3 दरखास्त आई थी एंटी करप्शन दे, तो उन्हें 5,000 रुपया फी पुट्ठा रखा है। अच्छा, ये पुट्ठा क्या होता है जी? पुट्ठा जी फी कस। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा ठीक है।
हाँ, इस तरह का चलाया सिलसिला तो को मौका दो, मेरे को सारा रिकॉर्ड है। 10-11 साल तो मैं पैरवी पे करना। 3 दफा सुप्रीम कोर्ट समोटो एक्शन होया, 3 दफा हाईकोर्ट होया, 3 दफा चीफ सेक्रेटरी जवेद महमूद ने ऑर्डर किए ने, 3 दफा एंटी करप्शन जो होए ने, किसी कोई इंक्वायरी नहीं मुकम्मल। 2 साल तो वजीर आला मोहल्ला कमीशन ने करना पे इंक्वायरी, 2 साल हो गए ने। अच्छा जी, मेरी बात सुने, ये औलख साहब जो है इनको तो हम लाइन पर भी लेना चाह रहे हैं, तो ये हमारी लाइन पर भी नहीं आना चाह रहे हैं, कोई जवाब नहीं देना चाहते। ये आपको क्या जवाब देंगे मेरे भाई? अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी ऐसी चीज है, तो हमारे प्रोड्यूसर जावेद से इसी नंबर पर आप प्रोग्राम खत्म होने के बाद कॉल कीजिएगा और उन्हें अपना नंबर और अपना नाम लिखवा दीजिएगा। हम आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे इंशाल्लाह और आपके इस मसले के ऊपर जरूर प्रोग्राम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अच्छा, एक बात कैसे साहब मैं कहना चाहूंगा कि औलख साहब जो है ना, बड़े मासूम आदमी है। अच्छा, वो इसलिए मासूम आदमी है कि एक आदमी के ऊपर जितनी उनकी जान है, उनकी जान पे बोझ बहुत ज्यादा है। वो बेचारे सुबह को भी जागते रहते हैं, काम करते हैं, फाइलों में मसरूफ रहते हैं, मुल्क का सोचते हैं, अवाम का सोचते हैं। दोपहर को भी वो खाना नहीं खाते, रात को भी वो खाना नहीं खाते। उनको दिन को, दोपहर को, रात को, औलख साहब को सिर्फ और सिर्फ मुल्क की सोच है। वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान जो है ना, ये दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाए। अच्छा सूबाई वजीर, अब आप मुझे देखे ना कि एक आदमी जो सोचते हैं मुल्क के लिए, वो अवाम की कैसे सोचेगा? अवाम को चाहिए उनको तंग ना करें, उनको मुल्क का सोचने दें। यानी कि अवाम उनसे किसी किस्म की कोई डिमांड ना करे, कभी डिमांड ना करे, उनके दफ्तर भी ना जाए। अवाम कहीं अगर मर रही हो, करप्शन हो रही हो, तो उनको ना बताया जाए। औलख साहब सिर्फ मुल्क का सोचते हैं। अच्छा अच्छा, वो अवाम का क्यों सोचेंगे? देखिए ना, मुल्क बेहतर है कि अवाम बेहतर है? नाजरीन, हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? मैं मीनत उकाड़ा से बोल रहा हूँ जी जनाब, फरमाइए। फार्म के ट्रक वाला दूध वाला है ना आदमी, जी जी, उन्होंने 4-5 मसला खोखे चाय वाले आए हैं, उन्हें दूध सप्लाई कर देते हैं, ड्रम वहां में तारते हैं लोग जो दूध लेने जाते हैं, घर वाले लोग जी, उनके पीछे ऐसे लगे, गाड़ी के पीछे जैसे पतंग नहीं कटी, बच्चे भाग रहे होते पीछे पीछे, ठीक ठीक, आगे लगे होते हैं। और 3-4 वर्ष इन्होंने ऐसे किया, 3-4 किस्म के ड्रम रखे हुए हैं बीच में। ठीक, एक जो अमीर बंदा है उसको इस ड्रम से देते हैं, जो गरीब है उसको दूसरे ड्रम से देते हैं। तो देना तो एक ड्रम से चाहिए ना, वो पानी वाला ड्रम होगा। गरीब का ड्रम पानी वाला होगा और अमीर का ड्रम जो है वो क्रीम वाला होगा। हाँ जी, वो क्रीम वाला नहीं, खुद भी क्या कि मिला की चीजें बेचते हैं। जब दूध बंदा पीता है पाउडर डाला हुआ पीछे। ओह अच्छा जी, अच्छा जी। कोई बात नहीं, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। ये बहादुर नगर लोगों काला यरकान हो रहा है इनका दूध पी के। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका हमें कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। लोगों को काला यरकान हो रहा है इनका दूध पी के, जिसमें इस तरह के मिलावट है और केमिकल्स डालेंगे। देखिए ये तो सीधी सी बात है दुरानी साहब के, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो हम में से नहीं जो मिलावट करता है। मिलावट ये डाटा सामने ना, अगर जनाब अली हमारे वजीर आला पंजाब और हमारे जो हुक्मरान है पंजाब के, वो कम से कम इस डाटे को देख ले तो उनको पता चल जाएगा कि क्या वजूहात हैं कि इन अफसरों के तैनात होने के फार्मूला ऑफ अनमोल वंडा। ये अनमोल वंडा चारा है बेसिकली। अच्छा ठीक है, अनमोल वंडा चारा, ये उसके बारे में पूरा डाटा है जानवरों का कि अनमोल वंडा जो बनाया जाता था जानवरों के लिए, उसमें किस तरह मिलावट की जा रही है और किस तरीके से उसकी पैदावार में कमी कैसे हुई है। और ये जो हमारे वहां पर तैनात अफसरान है, अच्छे और नेक अफसरान है, उनकी नेक नामी जो है ना, वो सारी की सारी आपके सामने। अच्छा, बहादुर नगर फार्म पर एक और डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर साहब हैं, डायरेक्टर डॉक्टर फयाज जी जी। ये सरकारी गाड़ी को जनाब इस्तेमाल इस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं, इस तरह तो मैं, मेरा ख्याल है, अपने जूतों के भी इस्तेमाल नहीं करता हूं जिस तरह ये सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। दुरानी साहब तो जी उनका राइट है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर लफ्ज़ देखना, डायरेक्टर। जबकि सुपरिंटेंडेंट हाफिज मुसर्रत अब्बास, दोनों की मिली भगत से फार्म तबाह किया जा रहा है और तबाही की तरफ ये गामजन है, दिन रात उसको तबाही की तरफ रखा हुआ है। एक और डॉक्टर अशफाक अहमद है जो तहकीकाती शोबा से वाबस्ता है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। पहले अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा बात करेंगे? राणा मंजूर बोल रहे हैं जी, राणा साहब फरमाइए, आप क्या कहेंगे? अगर हुकूमत पंजाब बैंकों की तरफ तवज्जो दे ना सही तरीके से जी, तो यहाँ से बेरोजगारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेरा डेयरी फार्म के शोबे से ताल्लुक था, ठीक, मैंने कराची में बैंकों का काम बहुत किया। जी जी, ये जो गोबर है बैंकों का, इससे इतनी
गैस पैदा हो सकती है, डीएपी, बायोगैस, हर जगह पूरे पाकिस्तान की जो गैस की जरूरतें है ना वो पंजाब की वो पूरी हो सकती है। हर जिले में बनवाए गए जाए, जैसे कि कराची में वैस कॉलोनी है, इसी तरह अगर हर तो पाबंदी लगा के ना जो पंजाब से बहन जाती है बाहर, जैसे लोग हर चीज के लिए से तेल गैस निकलता है उसकी रॉयल्टी लेते हैं, बिजली बनती है उसकी रॉयल्टी लेते हैं, लेकिन पंजाब को क्या मिलता है? पाकिस्तान की 80% जो भैंस है वो पंजाब में है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इस इन्फॉर्मेशन का, माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपकी। अगर अरबाब इख्तियार सुन रहे हो और उनकी कानों तक ये बात आपकी पहुंची हो, मुहिब्बे वतन की, एक ऐसे शख्स की जो पाकिस्तान की सहूलत के लिए और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की सहूलत के लिए बात कर रहा है, बात तो ये कान में पहुंचती है। लेकिन कैसे साहब बात ये देखिए, क्या उनके लिए इसी आवाम की बात सुनने के लिए टाइम है? वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से उड़ा देते हैं। उनको मुल्क की फिक्र है। आप क्यों ये बात नहीं समझ रहे? हमारे सियासतदान मुल्क का सोच रहे हैं। मुल्क में और अवाम में बड़ा फर्क होता है। मुल्क की बात तो उसी वक्त बेहतर होगी जब अवाम की बात सुनी जाएगी। जब आप अवाम की बात सुनेंगे तो फिर मुल्क की बात होगी। तो जब आप अवाम की बात ही नहीं सुनेंगे तो मुल्क कहाँ रहेगा? मुल्क हमारा पाकिस्तान, जिसको जिंदा रहना है, जिसने रहना है, और हमने भी इस मुल्क में रहना है इंशाअल्लाह ताला उल अजीज। और ऐसे भेड़िए और ऐसी गंदे लोग और ऐसी जो ये काली भेड़े हैं, इनको निकालना इसी तरीके से कि इनका कच्चा चटा जो है ना वो इसी तरीके से हम सामने लेकर आते रहें, और अवाम हमारा साथ इस तरह दे कि हमें कॉल करें, हमें कोई और इनके खिलाफ प्रूफ है हमें दें, हम ये सच बोलेंगे चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। हमें किसी भी प्रोग्राम से जब भी कभी रोका जाता है तो रॉयल न्यूज के प्लेटफॉर्म पर ना तो हम उस साजिश को कामयाब होने देते हैं और ना ही हम रॉयल न्यूज के प्लेटफॉर्म पर इस कड़वा सच को बोलने से मना हो सकते हैं। ये दोनों शख्स आपकी ड्यूटी पर यहां मौजूद रहते हैं। जब भी हमें कॉल करें हम आपकी कॉल सुनने के मुंतजिर रहते हैं। बात में कर रहा था दुरानी साहब, एक और डॉक्टर अशफाक अहमद हैं जो तहकीकाती शोबा से वाबस्ता हैं। ठीक है, सरकारी ड्यूटी की बजाय प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर जावेद इकबाल फॉरेन ट्रेनिंग पर गए तो इनके खिलाफ दरखास्त दे दी गई। ठीक है। मियां खलील अहमद साबिक डायरेक्टर के खिलाफ दरखास्त दे दी। साबिक डायरेक्टर हाजी इकरामुल हक के खिलाफ दरखास्त दे दी गई। चंद माह कबल मोहम्मद इदरीस नायब कासद के बेटे गुलाम मुस्तफा के खिलाफ थाने में दरखास्त दे दी गई। मज़कूरा अफसर की पहली पोस्टिंग रहीम यार खान में बतौर वेटनरी ऑफिसर हुई थी। वहां एक डॉक्टर की बेटी के साथ बदतमीजी करने पर भागकर जान बचाई। आप अंदाजा करें कि इनकी तालीम और इनकी पोस्ट और ये क्या कहती है कि ये लोगों की माँ बहनें बेटियां उनको हमेशा ये इसी नजर से देखते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे की चर्बी इतनी चढ़ गई हुई है कि इनकी नजर में सवाए बेगैरती के और दूसरी बात आती नहीं है। मैं माजरत चाहता हूं इस अल्फाज को इस्तेमाल करने से, मैं माफी चाहूंगा। अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि शेख अब्दुल वहीद साहब का ये आरो जो था ना, इसको गालियां दी गई, जिस पर इनके बेटों ने पिटाई की और बाद डॉक्टर अशफाक ने माफी मांग ली। फार्म हाउस जो है बहादुर नगर की एक ईसाई लड़की से बदतमीजी की गई। ईसाइयों ने हंगामा किया, बाद सुलह कर ली गई। राना अब्दुल रऊफ ARO के साथ लड़ाई की। एक गैर मुल्की कंसल्टेंट अल मस्क की ड्राइवर के साथ बदतमीजी करने पर मार खाई इन्होंने। डॉक्टर ताहिर याकूब लाला के साथ बदतमीजी की और मार खाई। मैं ये अब ये अंदाजा करें कि आप ईसाइयों की उन बच्चियां जो वहां पर आकर काम करती हैं, जो मेहनत मजदूरी करती हैं, जो अपने घरों को पालने के लिए, अपने माँ बाप बहन भाइयों को स्कूल भेजने के लिए, अपने घर का खर्चा चलाने के लिए इन लोगों के पास आकर मजदूरी करती हैं, और इनकी हालत ये है कि ये पले हुए मस्टंडे ताकत के नशे में चूर पैसों के अंबार लगाकर ये उन बच्चियों को भी जो है ये नहीं छोड़ते हैं। कैसे साहब, यही नहीं बल्कि आप देखेंगे एक वहां पर नाअहल अफसर हैं जिनका नाम है मोहम्मद शरीफ सागर। सागर को तो आप जानते हैं, सागर तो सागर ही होता है ना, इतना गहरा होता है कि उसमें से कुछ नहीं मिलता कि ए सागर की लहरों। ठीक है कि नहीं? ये तो मोहम्मद शरीफ सागर साहब तो है। इनके हवाले से ये मैं कहूंगा कि इनकी जो सालाना रिपोर्ट थी जिसको ACR कहा जाता है, उसमें नाअहली का इंदराज होने की वजह से ये प्रमोशन ना ले सके। ये अदालत में चले गए और सीनियरिटी का मुकदमा किया जो ये हार गए। इसी तरह रियाज हुसैन शाह असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर कादराबाद में वो बछड़े छछड़े खुर्द बुर्द कर गया और उसके बाद इन्होंने वहां पर जाके तो अपनी रकम शकम जमा कराई। शुक्र करें जमा करवा दी उन्होंने कुछ ना कुछ। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम सर जी। ये जो आपने माशाल्लाह प्रोग्राम बनाया हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर जी। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर जी, रिक्वेस्ट ये है कि ये जो लाइफ स्टाइल वाले ऑफिसर हैं सरकारी सर जी, ये इन्होंने इतनी मतलब प्रॉपर्टियां बनाई हुई है, इतने इन्होंने मतलब है कि ये समझ में कि एक डायरेक्टर 1000 साल तक जो है ना अपना घर का चूल्हा ये चीजें चला सकता है। ठीक, इसकी एज 10 साल होगी मजीद, या 15 साल होगी, या 20 साल होगी, इसके हटते देखे। ये क्यों सियासतदानों को भी देखें, आप ब्यूरोक्रेट है या यहाँ जो भी है जो करप्शन कर रहे हैं, उनकी हरकतें देखें। उन्होंने ऐसी ऐसी हरकतें की हैं जैसे उन्हें मरना ही ना हो, उनके ऊपर मौत भी ना ही आनी हो। ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं साथी। ये इनके करप्शन के ऊपर जो है ना एक कानून होना चाहिए, इनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, जो चाइना वाला कानून है। कह रहे हैं सजाए मौत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। आपकी बात जो है बहुत बड़ी बात है कि ऐसे करप्ट अनासर को सजाए मौत दी जाए, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जहां पर लूटने के लिए हमारे अपने ही ऑफिसर, हमारे अपने ही सियासतदान, हमारे अपने ही ब्यूरोक्रेट हमें लूटने के लिए बैठे हुए हैं। और यही बात मैं हमेशा करता हूं नाजरीन कि इस दफा कम अज कम इतना जरूर ख्याल कीजिएगा कि अब इलेक्शन आए तो इलेक्शन में कम अज कम ऐसे आदमी को वोट दें जो वाकई आपके लिए काम करे और इस मुल्क की सालमियत के लिए काम करे। दुरानी साहब, आप कुछ और बताना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि वहां पर बाकायदा इस हवाले से जो करप्ट अनासर हैं, उन्होंने देखे मिली भगत से क्या इंक्वायरी शुरू कराई। उन्होंने पहली बात तो ये कहा कि साबका द्वार में 3.5 करोड़ रुपए का गबन किया गया। अच्छा। अब मेरे भाई 3.5 करोड़ रुपए का गबन क्या होना, बजट ही 1 करोड़ 92 लाख हो तो 3.5 करोड़ का गबन कैसे हो जाएगा? आप खुद सोचें। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि 32 लाख रुपए गाय की खरीदारी में गबन किया गया। और 32 लाख कैसे होगा? 29 लाख का तो बजट था। दुरानी साहब, मैं इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात करेंगे? अब्दुल गफ्फार डेरा काजी कौन से बात कर रहा हूँ। जी गफ्फार साहब, फरमाइए, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो वापदा वाले रीडिंग करके जाते हैं ना, वापदा वाले बिजली वाले जी, तो ये कैमरे के साथ करके जाना चाहिए इनको कैमरे के साथ हदायत की जाए। सुप्रीम कोर्ट से मेरी अपील है, ये आपसे भी अपील है, ये अवाम को कहा जाए कि वो गैस के कैमरे के साथ करके जाते हैं रीडिंग, वो वैसे के वैसे ऑनलाइन पे आ जाती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का। मेरे भाई, आज हमारा प्रोग्राम जो है वो वापडा के ऊपर नहीं है, एक अलहदा इशू है। ये आप जरा प्लीज कॉल करने से पहले ये देख लिया करें कि किस इशू पर बात हो रही है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह ये भी एक अवामी मसला है, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे और प्रोग्राम करेंगे। जी दुरानी साहब, आगे बढ़िए। साहब, इल्जाम ये था कि वहां पर जो गाय खरीदी गई उसमें 32 लाख रुपए खुर्द बुर्द कर लिए गए। ठीक, अब बात ये है कि 32 लाख रुपए खुर्द बुर्द 29 लाख में से कैसे हो सकते हैं? ये बजट ही 29 लाख था, तो 150 गाय खरीदी गई। अच्छा। और 150 गाय 25,51,000 रुपए में खरीदी गई और बाकी जो रकम बची वो जमा करा दी गई। इसी तरह एक इल्जाम लगाया गया कि 12 लाख रुपए खुर्द-बुर्द किए गए। बाबा, बजट ही 11,50,000 रुपए था तो 12 लाख कैसे खर्च कर दिए गए? दुरानी साहब, हम बात आगे बढ़ेंगे और आपसे सुनेंगे मजीद कड़वा सच। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। यासीन बुरे वाला से बोल रहा हूँ। यासीन साहब, फरमाइए, क्या कहेंगे आप? हाँ जी सर, ये तो ये एक आपने खोला है, इधर तो हजारों आपको मिलेगी, हर चीज में करप्शन मिलेगी। ये सब जो है ना सियासतदान, फौज है, और कुल मैं कहता हूँ फौज, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, ये सब आपस में रिश्तेदार है, आपस में दोस्त है, आपस में हर चीज ये इकट्ठे मिलके करते हैं। जो भी कुछ भी है, मैं नहीं कह सकता टीवी पे, ये सब कुछ एक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। जी दुरानी साहब, दुरानी साहब, मसला ये है कि ये तो वाकई बहुत बड़ी बात है कि जब बजट ही 11 लाख का है तो फिर 12 लाख का करप्शन कैसे? तो इसका मतलब क्या है? ये जरा थोड़ा वजाहत करके समझा दें। असल में बात ये कि जो लोग जब किसी को तब्दील कर रहे हो, ये सारा एक ग्रुप है, ये सियासतदानों का, ब्यूरोक्रेट्स का, एंटी करप्शन वालों का ये ग्रुप है। ये जब देखते हैं कि कोई ऐसा अफसर आ जाता है जो इनकी चलने नहीं देता, जो सर्कल अफसर को गाड़ी नहीं देता, जो दूध नहीं देता, जो गोश्त नहीं देता, जो जनाब अली
हमारे मिनिस्टर साहब जब वहां पर जाएं तो उनके लिए बहारें नहीं लाता, जो उनके लिए वहां पर फंक्शन अरेंज नहीं करता। तो बाबा जब प्राइवेट सेक्रेटरी जो है तो टेलीफोन करता है कि भाई 2 गाय चाहिए, उसके बाद मिनिस्टर साहब को कहता है वो तो बड़ा ही करप्ट आदमी है। अच्छा, एक बात जाली दरखास्तें आप एक बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले मेरे साथ, एक डिस्कस कर रहे थे, मुझे आप बता रहे थे कि एक फार्म हाउस है, सरकारी फार्म हाउस है या सरकारी अदारा है, वहां पर ईद से 2 दिन पहले कुछ चांद रात के हवाले से प्रोग्राम किए गए हैं, जी, कोई फंक्शन किए गए हैं वहां पर, तो वो क्या देखिए ना, बात यही है कि बहादुर नगर जो है ये तो बड़े जबरदस्त किस्म के फार्म है, क्योंकि हमें कहा यह जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। तो नाज़रीन इंशाअल्लाह ताला आप हमें ये सारा मटेरियल प्रोवाइड करें, हम आइंदा भी इसी पे प्रोग्राम करेंगे और उस वक्त तक प्रोग्राम करते रहेंगे जब तक हुकूमत इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती और हम ये कड़वा सच बोलने से बाज नहीं आएंगे। नाज़रीन इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को अपने साथी सैयद कैसर इकबाल के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, हमारा और पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।